Hello everyone, welcome back. So it is the sixth lecture of thermodynamic series. Before that we have already covered basic concept of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर के उन लेक्चर को देख सकते हैं. वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और उनका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा. और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हमने कोशिश किया है कि कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव होता है उसको समझते हैं. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं सिक्स पार्ट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो आउटकम है एंट्रोपी. यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक. तो हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें इस लेक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जहाँ से एंट्रोपी की शुरुआत होती है. तो सबसे पहले एंट्रोपी को अपन समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है. तो एंट्रोपी इज़ द आउटकम ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो बताता था कि एनर्जी इज़ कंजर्व, ठीक है. एनर्जी इज़ कंजर्व मतलब डेल क्यू जो है उसका डेल डब्ल्यू मतलब हीट का वर्क में इंट्रैक्शन हो रहा होता था, वो इतना बता देता था एनर्जी कंजर्व है. लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा था, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाता था, ठीक है. तो इसकी फिजिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका कॉन्सेप्ट आता है, और वो जो हेल्प लेता है एंट्रोपी प्रिंसिपल का, उसके हेल्प से डिफाइन करता है कि जो हीट का इंट्रैक्शन हो रहा होता है वो किस डायरेक्शन में हो रहा होता है. और जब हीट का इंट्रैक्शन का डायरेक्शन आपको पता हो जाता है तो सबसे पहले आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा करके डायरेक्शन पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंड आफ्टर डेट आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निकाल कर लगा करके फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी क्वेश्चंस का, ठीक है. तो यहाँ पे एंट्रोपी जो है डिग्री ऑफ रेंडमनेस होती है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं. इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ रिवर्सिबल इंजन फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल द क्लाउसियस इनइक्वालिटी सेज दैट. देखिए, क्लाउसियस इनइक्वालिटी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो फैक्टर जो है द इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. ये इन्होंने क्लाउसियस इनइक्वालिटी का एक स्टेटमेंट था. इसके अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन ड्रा किए गए थे, जिसमें फर्स्ट क्या हो रहा था, अगर डेल क्यू बाई टी जो है आपका दैट इज लेस देन जीरो है तो आपका इरिवर्सिबल और पॉसिबल डिवाइसेस बनती हैं, ठीक है. अगर आपका डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो है तो आपकी रिवर्सिबल डिवाइस बनती है. और अगर डेल क्यू बाई टी द इंटीग्रल फंक्शन जो है ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो ये इम्पॉसिबल डिवाइसेस होती थी, ठीक है. ये क्लाउसियस इनइक्वालिटी का एक स्टेटमेंट था. इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो बोला जा रहा है फॉर अ रिवर्सिबल इंजन द साइक्लिक क्लाउसियस इनइक्वालिटी सेज दैट. अब रिवर्सिबल इंजन आप देख सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट है, डेल क्यू बाई टी शुड बी इक्वल टू जीरो. तो डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, दिस वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है. अगर इस क्लाउसियस इनइक्वालिटी को इन द टर्म ऑफ एंट्रोपी आप प्रेजेंट करने की कोशिश करो तो आगे जाकर के आपको ये देखने को मिलता है कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू दिस हीट इंट्रैक्शन डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस. तो ये आपको एंट्रोपी का जो टर्म दिख रहा है, तो यहाँ से अगर आप इसको कंक्लूजन को ड्रा करो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो है फॉर यूनिवर्स, तो ये आपका इरिवर्सिबल. अगर चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू ज़ीरो है तो ये आपका रिवर्सिबल, एंड चेंज इन एंट्रोपी लेस देन ज़ीरो है तो आपकी इम्पॉसिबल. बट इट इज़ अप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ यूनिवर्स, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का अगर कंबाइंड इफेक्ट आप देखते हो तब अगर आपको एंट्रोपी में चेंज देखने को मिलती है. अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इरिवर्सिबल होगी, इक्वल टू जीरो है तो रिवर्सिबल होगी, लेस देन जीरो है तो इम्पॉसिबल होगी. यहीं से एक कंक्लूजन ड्रा किया जाता है कि एंट्रोपी प्रिंसिपल द इनवर्स एंट्रोपी चेंज ऑफ द इनवर्स विल नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू. मतलब कि जब भी आप देखोगे इनवर्स की एंट्रोपी हमेशा टेंस टू मैक्सिमम होगी. तो ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहीं से क्लाउसियस इनइक्वालिटी से आप इसको कोरिलेट करके देख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे लेस देन जीरो हो रहा था, यहाँ ग्रेटर देन जीरो, इक्वल ग्रेटर देन लेस. ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर इरिवर्सिबल. अब देखिए, आप यहाँ पे देखो, पहले क्या था, ये अगर डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो आ रहा तो इरिवर्सिबल डिवाइसेज या पॉसिबल डिवाइसेज हैं. तो लेस देन जीरो कहाँ पे है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है. इक्वल टू जीरो होता तो रिवर्सिबल, ग्रेटर देन जीरो होगा तो इम्पॉसिबल डिवाइस, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं.
इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस। देखिए सबसे पहले टीएस डायग्राम पे अपन स्लोप को देखना है कि जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप क्या होगा। उसको समझने से पहले आपके पास एक टीडीएस इक्वेशन होता है, टीडीएस इक्वेशन। टीडीएस 1 की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका होता है डी यू प्लस पी डी बी, और एक जो टीडीएस इक्वेशन होता है डी एस इजकल टू डी एच माइनस बी डी पी। सबसे पहले अगर आप कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों को देखना चाहें, अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा तो ये वाली फैक्टर जीरो हो जाएंगे, और ये जो टीडीएस होगा, और आपको पता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर आप स्पेसिफिक टर्म में बात करते हैं तो ये सी बी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डी टी बाई डी एस देखने जाओगे तो टी बाई सी बी आ जाएगा इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के बारे में जब बात करोगे तो चेंज इन प्रेशर जो वैल्यू होगी ये आपकी जीरो आएगी, और यहाँ पे एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो टी डी एस इजकल टू सी पी डी टी। अब यहाँ से डी टी बाई डी एस करने जाओगे तो टी बाई सी पी दिखेगा आपको, टी बाई सी पी मिलेगा। अब सोच सकते हो आप, यहाँ से इन्होंने ये पूछ रखा है कि स्लोप ऑफ इस जो टी एस डायग्राम है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, तो आप यहाँ देख लो टी बाई सी पी विल बी राइट आंसर। लेकिन यहीं से अपन एक और कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से जब आप देखोगे तो जो स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन एट टी एस डायग्राम। इसको कैसे समझ सकते हो आप, देखो फॉर एयर अगर सी पी की वैल्यू ग्रेटर देन सी बी होगी तो 1 बाई सी पी की वैल्यू लेस देन 1 बाई सी बी। अब टी बाई सी पी की वैल्यू भी लेस देन टी बाई सी बी होगी, तो यहीं से तो आपको ये दो आउटकम मिल रहा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इन दोनों को अगर आप कोरिलेट करके देखोगे तो डी टी बाई डी एस एट वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन डी टी बाई डी एस एट प्रेशर। तो ये बार बार पूछा जाता है कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन विल ऑलवेज बी लेस देन द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन एट टी एस डायग्राम। ठीक है, अब इसको अगर टी एस डायग्राम पे आप रिप्रेजेंट करके देखने की कोशिश करो तो कैसे आएगा, अगर ये आपका हीटिंग दिखा रहा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, बी इजकल टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, तो ये आपको पी इजकल टू कांस्टेंट। अगर आप कूलिंग करा रहे हो, हीट रिजेक्शन करा रहे हो, ये आपका अगर ये कूलिंग का कर्व अगर दिखेगा इस तरीके से एरो, तो यहाँ पे जो P इजकल टू कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा और B इजकल टू कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा। तो ये बहुत बारी एग्जाम में ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको इतना याद रखना है। एट टी एस डायग्राम द कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन विल हैव अ लो स्लोप एज कम्पेयर टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस सच दैट del Q by T is equal to 0 and change in entropy is greater than 0 the process is। देखिए इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एंट्रोपी के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझने की कोशिश करो। तो इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर del Q by T is equal to 0 हो जाए तो अभी अगर आप क्लॉसियस इनइक्वालिटी से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये रिवर्सिबल डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक यहाँ पे एक्सटर्नल इंट्रैक्शन की बात कर रहे हो और चेंज इन एंट्रोपी जो टोटल एंट्रोपी की चेंज है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप एंट्रोपी चेंज की बात करने जाते हो फॉर अ सिस्टम तो इट इज़ ड्यू टू एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर अगर 0 हो रहा है तो यहाँ से अगर एंट्रोपी जनरेशन आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो चेंज इन जो एंट्रोपी होगी आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है तो ये आपकी इरिवर्सिबल डिवाइस होगी, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू 0 है तो ये आपकी रिवर्सिबल डिवाइस होगी, एंड चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0 है तो आपकी इम्पॉसिबल डिवाइस होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो कि अगर del Q by T इज इक्वल टू 0 है तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि ये रिवर्सिबल बता सके। इसका मतलब बस ये है कि एक्सटर्नल इंट्रैक्शन जो हो रहा होता है उसकी वजह से जो एंट्रोपी में चेंज आ रही है वो 0 है, बट इट माइट बी पॉसिबल द एंट्रोपी चेंज में अकर्स ड्यू टू इंटरनल इंट्रैक्शन। तो इंटरनल इंट्रैक्शन की वजह से अगर एंट्रोपी में कोई चेंज आती है तो वहाँ से आप देखोगे एंट्रोपी में जो टोटल चेंज जो हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक होगी, इरिवर्सिबल डिवाइसेज होंगी। ऑलराइट, ठीक है जी, तो ये आपके पास कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका गेट का क्वेश्चन है जो कि ये गेट एग्जाम में पूछा गया था, इसको देख लेते हैं।
इन्होंने दे रखा है नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले लोगों को नॉर्मली एयर की बात करने जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेकर के एयर के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कुछ अलग रहता है। जब नाइट्रोजन स्पेसिफिक करके बात कर रखा है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इसका काम आएगा, आप बताऊंगा क्या होगा। बोल रखा नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज इन अ सिलेंडर बाई अ पिस्टन एट द इनिशियल कंडीशन ऑफ 2 bar and 298 Kelvin and 1 meter cube. In a particular process, the gas slowly expand under isothermal condition until the volume became 2 meter cube. ठीक है, इन्होंने क्या बोल रखा है, ये कोई एक पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म इन्होंने दे रखा है आपको, ठीक है, ये है आपके पास, और उन्होंने बोल रखा है कि इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें प्रेशर जो दे रखा है इनिशियल कंडीशन पे, अगर ये पीवी डायग्राम है तो इनिशियल कंडीशन पे जो प्रेशर है वो आपका दे रखा है 2 bar, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, एंड जो वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है जी, और इसमें बोला जा रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो फाइनल जो वॉल्यूम यहाँ पे बोला गया है दैट इज 2 मीटर क्यूब, और आपको जब पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब यहाँ से इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, द वर्क इंट्रैक्शन फॉर द नाइट्रोजन गैस इज। अब देखिए, जब आप पीवी डायग्राम की बात करने जाते हो तो कहते हो एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम गिव वर्क इंट्रैक्शन एंड एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम गिव हीट इंट्रैक्शन। ठीक है, ये पहली बात है। अब सुनो, यहाँ पे इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस इन किलो जूल पर केल्विन। तो सबसे पहले अपन एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं, पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में अपन उसकी हेल्प से हीट इंट्रैक्शन निकालेंगे और उसकी हेल्प से अपन वर्क डन निकालेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं। टीडीएस रिलेशन आपके पास में है, टीडीएस इक्वेशन, जो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है, अगर उसका इंटीग्रल फॉर्म आप देखेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो होता है दिस इज सी बी एल एन टी फाइनल डिवाइड बाई टी इनिशियल प्लस योर एम आर एल एन बी फाइनल डिवाइड बाई बी इनिशियल, ये चीज़ होती है। ठीक है जी, अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एम आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप ये समझ रहे हो, जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो पी बी इजकल टू एम आर टी, ठीक है, एम आर आपको निकालना है तो पी बी बाई टी अगर हम निकाल दें तो एम आर अपने आप निकल जाएगा। तो बस यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, एम आर की जगह पे पी बी बाई टी लिख देंगे, तो पी वन बी वन बाई टी वन एल एन बी फाइनल डिवाइडेड बाई बी इनिशियल। अब देखिए P1 आपके पास में है 2 bar, ये आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम आपका 1 दिया हुआ है, टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, लॉग फंक्शन कितना है, फाइनल वॉल्यूम 2 है, इनिशियल वॉल्यूम 1 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ln जो 2 है उसके साथ में आप कैलकुलेशन करेंगे 2 × 100 डिवाइड बाई 298। ठीक है, तो ये आपको जो रिज़ल्ट आ रहा है, जब इसको हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो इसका जो रिज़ल्ट की वैल्यू आ रही है 0.465 आ रहा है। ठीक है, अब देख लो आप यहाँ पे जो 0.465 आपको ये एंट्रोपी में चेंज आ गया, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स आया। लेकिन अगला क्वेश्चन एक और पूछ रखा है कि वर्क इंट्रैक्शन फॉर द नाइट्रोजन गैस। अब ये बताइए, आपको ये बात पता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंट्रैक्शन होती है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंट्रैक्शन विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इंट्रैक्शन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि जो डी यू की वैल्यू होती है 0 होती है, इसलिए 0 होती है क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर द आइडियल गैसेस। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर है तो जो टेम्परेचर में चेंज आएगा नहीं अगर, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, मतलब हीट इंट्रैक्शन अगर आप निकाल दें तो आपके पास वर्क इंट्रैक्शन आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन आप निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास में हीट इंट्रैक्शन निकालना है। अब ये पता है कि एंट्रोपी में चेंज जो आया है ये आ गया। अब आप ये जानते हो कि चेंज इन एंट्रोपी दैट इज इक्वल टू योर हीट इंट्रैक्शन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज जो है, आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू पता है 0.4652, आपको हीट इंट्रैक्शन निकालना है
टेम्परेचर आपके पास आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर 298 रहेगा। अब आप डेल क्यू निकाल दो यहाँ से, तो जब डेल क्यू आप निकालने जाओगे तो 298 के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंट्रोपी की वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको डेल क्यू की जो वैल्यू मिलेगी 138.6 किलो जूल मिलेगी। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो जब हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, ये भी गेट का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था। इन अ क्लोज सिस्टम इफ अ क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट। देखिए सिस्टम की जब बात करें तब आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। यूनिवर्स जो होता है उसकी एंट्रोपी आइदर जीरो या पॉजिटिव होगी, कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जब सिस्टम की बात करते हो तो सिस्टम की एंट्रोपी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है, अगर वो केवल यूनिवर्स की बात करने जाएगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी टेंस टू मैक्सिमम होती है, मतलब इट विल बी आइदर जीरो और इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ नेगेटिव वैल्यू। बट हम जब सिस्टम की बात करते हैं और इरिवर्सिबल की जब बात करने जाते हैं तो इरिवर्सिबल के केस में देखो हर तरीके की कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकती है, आइदर वो पॉजिटिव हो जाए या फिर निगेटिव हो जाए या फिर जीरो हो जाए। तो ये सिस्टम के केस में जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी ये आपकी या तो पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। कैसे आप इसको समझ सकते हो, आपके पास जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज द एंट्रोपी चेंज बिकॉज ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन एंड ड्यू टू एक्सटर्नल इंट्रैक्शन। ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे इंटरनली इरिवर्सिबल है सिस्टम, ठीक है, और ये जो हीट इंटरेक्शन जो हो रहा है आपका, ये हीट इंटरेक्शन हो रहा है। अब यहाँ से आपसे ये बोला जाए कि अगर जो सिस्टम है इसकी हीट जनरेशन जो है, अगर आपको ये वैल्यू अगर आपकी जीरो कर दिया जाए, मतलब बोला जाए इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जो है उसकी वजह से जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है वो जीरो है, तो डेल क्यू जो आपका चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है दैट इज डेल क्यू बाई टी। अब यहाँ पे टी पे डिपेंड करेगा ना, अगर आप हीट को सप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, हीट को रिजेक्शन कराओगे तो निगेटिव आ जाएगा, अगर ये एडियाबेटिक होगा तो जीरो आ जाएगा। मतलब ये अब इस इक्वेशन पे डिपेंड करने लगेगा। ठीक है। जो आपको नॉर्मली इक्वेशन देखने को मिलता है एग्जाम में डेल क्यू बाई टी एंट्रोपी में चेंज, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम मान लेते हैं कि जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो जीरो होता है। ठीक है। तो इसी के जो डेल क्यू है जो हीट सप्लाई रिजेक्शन या जीरो पे ही डिपेंड करती है एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका एग्जाम का ये क्वेश्चन जो है IES 2008 का क्वेश्चन है। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 327 डिग्री एंड 27 डिग्री इफ द इंजन प्रोड्यूस 300 किलो जूल ऑफ द वर्क, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन प्रोसेस। देखिए सबसे पहले आप कार्नोट साइकिल इसका देखोगे क्या बोलना चाह रहा है। 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 600 केल्विन आएगा। यहाँ से इन्होंने बोला कि कुछ हीट की सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट इंजन है, यहाँ से जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो 300 किलो जूल वर्क आउटपुट मिल रहा है, और जो रिजेक्शन हो रहा है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर आप देखोगे तो 300 केल्विन। ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछ क्या रखा, व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन, मतलब जब यहाँ पे आप इंजन पे हीट सप्लाई कर रहे होते हो तो इसकी वजह से एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। ठीक है। तो आप सुनिए, सबसे पहले आपको हीट सप्लाई निकालनी पड़ेगी, जब हीट सप्लाई निकल करके आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसके लिए आपके पास जो कार्नोट साइकिल है उसके लिए इफिशियंसी का जो फार्मूला है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज इक्वल टू W नेट डिवाइड बाई हीट सप्लाइड। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस T2 आपके पास में जो है 300, T1 आपके पास में है 600, तो मतलब ये जो इफिशियंसी की वैल्यू आएगी 0.5% आएगी। अब बताओ यहाँ से W नेट आपका दिया हुआ है 300, Q आपको निकालना है, तो जब Q निकालने जाओगे तो 600 आपका किलो जूल आपका क्या मिल जाएगा, जो हीट सप्लाई कर रहे हो। जब हीट सप्लाई आपको मिल गई तो आपको क्या बोल रहा है, एंट्रोपी में चेंज। तो एंट्रोपी में चेंज जो आपको आ रहा है डेल एस इज आई मीन चेंज इन एंट्रोपी दैट इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई टेम्परेचर। अब देखो यहाँ से जब 600 डिग्री पे जब हीट रिलीज हो रही थी आपकी, आई मीन आप जब 600 डिग्री से आप हीट सप्लाई कर रहे थे इंजन पे, तो यहाँ पे एंट्रोपी का चेंज अगर आप देखने जाओगे तो ये जो आपके पास में है हीट सप्लाई 600, टेम्परेचर जो चेंज है आपका, टेम्परेचर जो सोर्स का है 600 है,
तो ये जो एंट्रोपी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब यूनिट आप देख लो, हीट की यूनिट जो है आपका किलो जूल में दिया है और जो टेम्परेचर उसकी यूनिट आपकी केल्विन में है, तो किलो जूल पर केल्विन ये आपकी एंट्रोपी में चेंज की वैल्यू आ जाएगी ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, अगर टोटल एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन एंड रिजेक्शन पूछेगा तो आप ये सप्लाई कर रहे हो तो QS/T हो जाएगा, और ये रिजेक्शन हो रहा तो माइनस में आपका QR/T2 आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको टोटल एंट्रोपी में चेंज आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कुछ इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप PV डायग्राम ये दिया हुआ है, कोई साइकिल है इसका PV डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसका TS डायग्राम ड्रा करने के लिए बोला है। तो उन्होंने बोल रखा है कि 1 2 3 4 1 जो है 1 2 3 4 1 जो साइकिल है कंसिस्ट ऑफ आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोकोरिक। देखिए आपको पता है ये जो वॉल्यूम लाइन पे अगर ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये जो 2 3 और 4 1 जो है ये आपका PB गामा इजकल टू कांस्टेंट, मतलब ये बोल रखा है कि आपका आइसेंट्रोपिक है, ये भी आपका PB गामा इजकल टू कांस्टेंट। अब देखिए अगर आपको 4 to 1 और 2 to 3 अगर ये आपसे नहीं बोलता कि आपका आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है या आपका पॉलीट्रॉपिक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम एंड लाइन जो है 1 2 और 3 4 इसको देख के ही पता चल जाएगा कि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका TS डायग्राम ड्रा करना है। देखते हैं अपन स्टेप को अप्लाई करते जाते हैं TS डायग्राम में। अभी हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन जब दोनों में कंपैरिजन दिया रहेगा तभी आप पता कर पाओगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन पे आपका जो देख रहे हो प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है जी, क्या हो रहा है आपका जो प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके से हो रहा है, 1 से लेकर के 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ, अब 2 to 3 आइसेंट्रोपिक। अब आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी सेम रहने वाली है, तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे, जो साइकिल का जो एरो का डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 2 to 3। अब 3 to 4 अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है 3 to 4। अब 4 to 1 आपका आइसेंट्रोपिक है, तो ये आपको मिल गया। अब देख लो ये कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी को हम देख रहे हैं, तो ये TS डायग्राम आपको मिल जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना गया है। इसमें जब अपन वेरियस प्रोसेस का PV डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन देखने जाते हैं, तो जब आप कंप्रेशन की बात करते हो तो आपको इस तरीके से जो वेरियस प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन दिखता है PV डायग्राम पे, ये आपका दिख जाए तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है जी, इसकी अगर अपन बात करने जाते हैं तो ये आपका आइसोथर्मल हो सकता है। ठीक है, आइसोथर्मल लाइक अगर इसको आइसोथर्मल बोल दिया जाए। ठीक है जी, और ये आपका जो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब PB गामा इजकल टू कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप इसकी TS डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने जाओगे अगर, तो कांस्टेंट प्रेशर, अब देखो ऐसे आप देख लो, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है, ये आपके पास प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर पे लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये TS डायग्राम है। और जो X to B है ये वाला है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये कुछ इस तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा। ठीक है जी, और जो तीसरा है X to C है वो आपका एडियाबेटिक, आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक ये आपका परपेंडिकुलर इस पे इस तरीके से जाएगा, तभी एंट्रोपी में चेंज 0 होगी। मतलब आप देख सकते हो कि ये आपको इक्वेशन जो मिल गया, ये A वाले का है, ये B वाले का है, ये C वाले का। अब यहाँ से मैच करके देख लो, A का ये आ जाएगा, B का ये आ जाएगा, C का ये आ जाएगा, तो A का 3, B का 2, C का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और ये भी आपका IAS 2004 में, ये जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2009 तक हुआ करता था ऑप्शनल पेपर का, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हीट फ्लो बिटवीन 2 रिजर्वियर हैविंग टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन एंड 500 केल्विन। देखो यहाँ से बोल रहा है 2 रिजर्वियर हैं, 1000 केल्विन एक का टेम्परेचर है, एक का आपका 500 केल्विन है, इसमें हीट फ्लो हो रहा है। इफ़ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर इज 10 किलो जूल पर केल्विन। देखिए यहाँ से जो हीट है आपका फ्लो हो रहा है, और ये बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो आपका एंट्रोपी में चेंज दिख रहा है DS2 की जब बात करने जा रहे हैं, मतलब D del Q डिवाइडेड बाई T, ये जो चेंज बोल रहा है कि ये 10 किलो जूल पर केल्विन हो रहा है। ठीक है जी, अब ये बताइए यहाँ से अगर इस एरो का डायरेक्शन देख करके, तो 1000 से हीट का रिजेक्शन हो रहा है
और 500 पे हीट सप्लाई हो रही है, मतलब जहाँ पे हीट सप्लाई होती है वो पॉजिटिव होता है और जहाँ से हीट रिजेक्ट होता है वो निगेटिव होता है। तो डेल चेंज इन एंट्रोपी सेकेंड पे दे रखा है 10, यहाँ से डेल क्यू निकाल सकते हैं, टेम्परेचर आपको पता है ये 500 केल्विन, तो डेल क्यू आपका जो होगा 5000 किलो जूल आ जाएगा। ये 5000 किलो जूल आपकी हीट की सप्लाई आ गई। अब ये बताइए, इन्होंने पूछ रखा है देन व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज फॉर द हॉट रिजर्वियर। अब इस रिजर्वियर की जो एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, अब आपको समझ में आ रहा है, इस रिजर्वियर से हीट रिजेक्शन हो रहा है, जब हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब जो हीट की जो रिजेक्शन की वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो निगेटिव में आएगी तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज आप लेने जाओगे तो डेल क्यू बाई टी, ये माइनस में होने का रीज़न ये है कि यहाँ इस सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, तो जब यहाँ से हीट रिलीज हो रही है तो माइनस, और हीट सप्लाई जो होता है वो प्लस में आता है, तो -5000 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है 1000 है, तो ये जो वैल्यू आएगी -5 में आएगी। अब देख लो माइनस भी 5 दिया है प्लस भी 5 दिया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पे सप्लाई हो रहा है तो इसके लिए हीट प्लस में आ जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है तो इसके लिए हीट जो होगा निगेटिव में आ जाएगा, तो फाइनल में जो आपको रिजल्ट दिखेगा -5 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, इन द टीएस डायग्राम shown on the figure which of the following is represented by the area under the curve। देखिए, जब पीबी डायग्राम की बात की जाती है तो बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑन पीबी डायग्राम इज वर्क इंट्रैक्शन, और जब टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम इज द हीट इंट्रैक्शन। अब आप देख लो, प्रोसेस 1 से 2 है, टीएस डायग्राम है, जब ये टीएस डायग्राम है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना इसमें सप्लाई हो रही है इसकी बात की जा रही है। देख लो कहाँ पे है, टोटल हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो हीट सप्लाई हो रही है, एरो का डायरेक्शन आप देखो समझ में आएगा। अगर आपका इस तरीके से एरो का डायरेक्शन मतलब ये हीट रिजेक्शन होता, तो ये वाला जो नीचे वाला अगर कर्व बनता तो ये आपका रिजेक्शन का दिखाता। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत दिखते हैं एग्जाम में। इसमें बोल रहा है थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ हाइपोथेटिकल हीट इंजन साइकिल शोन इन द गिवन फिगर। देखिए, पहली बात तो ये टीएस डायग्राम है, और टीएस डायग्राम में जो साइकिल क्लोज हो रही होती है, तो जब साइकिल क्लोज होती है तो क्लोज साइकिल के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो होता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर होता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू फॉर द साइकिल, अगर वो दोनों एक ही यूनिट में दिए रहते हैं तो अब ये बताइए, इफिशियंसी आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले बोलते हो डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई। ठीक है, इतना हीट देने पे, जैसे आप पेट्रोल डालते हो तो फाइनली जब सिलेंडर में बर्निंग होती है तो कितना हीट वहाँ से रिलीज होता है और गाड़ी पे कितना पावर आपको मिलता है, कितना आउटपुट मिलता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये एफिशिएंसी होती है। तो डब्ल्यू नेट आपको निकालना, हीट सप्लाई निकालना है। अब देखो, जब ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये आपका वर्क इंट्रैक्शन बता रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एरिया की जब बात करोगे, टोटल अमाउंट मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एरिया जो आएगा आपका, ये आपका टोटल हीट इंट्रैक्शन है। ऐसे आप कह सकते हो कि 100 रुपीज़ दे करके उसमें से 40 आपको मिल गया, 60 लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब आपने 100 किलो जूल का हीट सप्लाई किया जिसमें 40 की आपकी आउटपुट मिल रही है और 60 जो है साइलेंसर के रास्ते से धुआं बन के बाहर निकल रहा है, एग्जॉस्ट बन के बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल की एरिया पहले निकालो, ये हीट इंट्रैक्शन आएगा। उसके बाद टोटल एरिया निकाल दोगे तो आपका वर्क जो ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तो वर्क इंट्रैक्शन आ रहा होगा, और जब टोटल रेक्टेंगल की एरिया निकाल दोगे तो आपकी हीट इंट्रैक्शन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यू नेट निकालने के लिए हाफ, ट्रायंगल 800 400, तो इसमें 400, बेस इसका क्या बनेगा 5 - 1 4 आ जाएगा। अब ये बताइए टोटल अमाउंट ऑफ एरिया निकालना है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा 800, 1 2 3 4 1 2 3 5 का एरिया निकालेंगे अगर, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्टली 800 बेस इंटू हाइट इंटू दिस वन 5 - 1 4। अब ये आप देख लो, यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, ये 4 से 4 चला जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 8 1/4 25% आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से 25% आप इफिशियंसी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन देखें तो आप इतना देख लो कि कौन सी साइकिल कहाँ पे क्लोज हो रही है, तो जितना एक साइकिल बना रहा होता है उतना हीट वर्क इंट्रैक्शन देगा, और टोटल अमाउंट ऑफ द एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम जो होगा आपकी हीट की सप्लाई देगा। मतलब आपने अगर 100 जूल आपने हीट लिया तो उसमें से कितना आउटपुट मिला 40, उसमें से कितना रिलीज हुआ साइलेंसर के रास्ते से बाहर गया 60,
तो इसी में आपको 40 डिवाइडेड बाई जो 100 होगा, मतलब कितना आउटपुट मिला, कितना सप्लाई दिया था, ये इसकी इफिशियंसी होती है। इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है। अ साइक्लिक हीट इंजन रिसीव 600 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम 1000 Kelvin source and reject 450 kilojoule at 300 Kelvin sink. The quantity del Q by T and efficiency of the engine is equal to what? पहले आप इसको ड्रा करने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि जो 1000 केल्विन है, यहाँ से जो हीट की सप्लाई हो रही है 600 किलो जूल की हीट की सप्लाई हो रही है, और उसके बाद में कुछ आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, और कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज हो जा रहा है वो जा रहा है दैट इज़ 450 केल्विन किलो जूल, और कितने टेम्परेचर पे जा रहा है, 300 केल्विन पे जा रहा है। अब 600 में से 450 निकल गया तो 150 आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है जी, 150 किलो जूल जो आपका आउटपुट मिल जाएगा। ये हीट इंजन है। तो पहला इन्होंने क्या बोल रखा है, द क्वांटिटी डेल क्यू बाई टी, मतलब फैक्टोरियल जो आपका इंटीग्रल की बात कर रहा है, डेल क्यू बाई टी इजकल टू व्हाट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हीट सप्लाई आपने किया, यहाँ पे हीट रिजेक्ट कराया आपने। तो जब हीट सप्लाई हो रहा होगा तो सिस्टम के लिए वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आप देखो ये हीट की सप्लाई आ रही है, किस टेम्परेचर पे आ रही है, 1000 पे आ रही है, तो उसकी वजह से जो एंट्रोपी में चेंज आएगा। तो यहाँ से आपके पास Q1 Q सप्लाई डिवाइडेड बाई T1, और ये देखो हीट रिजेक्शन माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस Q रिजेक्शन डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी होती है। अब आप देख लो यहाँ पे हीट सप्लाई कितनी है, 600 कितने पे हो रही है, 1000 केल्विन पे। रिजेक्शन कितना है, 450 कितने पे हो रहा है, 300 केल्विन पे। अब आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो दिस इज 450 डिवाइडेड बाई 300, 1.5 माइनस 0.96। तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है, ये जो टोटल वैल्यू आ रही है माइनस में आपकी 0.9 आ रही। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया क्या, जो आपकी क्लॉसियस इनइक्वालिटी की हेल्प से आपने निकाल दिया कि इसमें जो एंट्रोपी में चेंज किस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये बताओ ये जो वैल्यू है माइनस में आ रही है। अब आपने क्या बोला था, माइनस में जब डेल क्यू बाई टी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपका वो पॉसिबल डिवाइस होती है और इरिवर्सिबल डिवाइसेज होती हैं। इक्वल टू 0 पे रिवर्सिबल, ग्रेटर देन 0 पे इम्पॉसिबल। तो ये तो आपको निकल गया डेल क्यू बाई टी। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इफिशियंसी। अब ये देखो यहाँ पे दो टर्म दिया है, एक टेम्परेचर का भी टर्म दिया है और एक हीट सप्लाई एंड रिजेक्शन का टर्म दिया है। और आपको पता है जब इस तरीके से दोनों वैल्यू दी हुई होती है तो यहाँ से दो इफिशियंसी निकलती है। और जब दोनों वैल्यू में आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी इफिशियंसी निकालनी है, तो सबसे पहले आप एक्चुअल इफिशियंसी निकालोगे, क्योंकि रिवर्सिबल इफिशियंसी जब वो इंजन रिवर्सिबल होगा तो उसमें एक्चुअल और रिवर्सिबल एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो एक्चुअल इफिशियंसी कुछ और आएगी, रिवर्सिबल इफिशियंसी कुछ और आएगी। लेकिन जो इफिशियंसी होती किसी भी इंजन की वो एक्चुअल वाली ही हमेशा कंसिडर होती है। तो इसमें आपका जो फार्मूला आता है 1 माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइड बाई क्यू सप्लाई। तो 1 माइनस क्यू रिजेक्शन आपका 450 है, सप्लाई कितना है 600 है। और जब सप्लाई 600 है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखोगे 1 माइनस 0.75 दैट इज इक्वल टू 25%। अब आप देख लो आंसर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप इसको रिवर्सिबल वाला केस लगा के सॉल्व करने जाओगे ना तो इसकी इफिशियंसी 70% आएगी। आप ऐसे देख लो इफिशियंसी फॉर रिवर्सिबल, तो 1 माइनस क्यू रिजेक्शन 300 है, सप्लाई कितना है 1000 है। अब आप देख लो 1 माइनस 0.3 तो ये आपकी 70% आ जाएगी। और देखो आंसर में ये भी दिया हुआ है, अगर जिसको प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होगा, जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, जो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होगा तो वो इधर लगा करके आएगा आंसर और वही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है वो जहाँ से सप्लाई हो रही होती है वो पॉजिटिव, जहाँ से रिजेक्शन हो रहा होता है नेगेटिव, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी और जो एक्चुअल इफिशियंसी 25% आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने इसमें क्या पूछ रखा है, ठीक है जी। 1600 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हीट रिजर्वियर एट 800 केल्विन। ठीक है, आप ऐसे देखो 800 केल्विन पे जो हीट की सप्लाई हो रही है कितनी हो रही है 1600 किलो जूल। ठीक है, एंड अनदर हीट रिजर्वियर एट 400 केल्विन। मतलब इन्होंने ये बोल रखा है कि जो
1600 हीट रिजेक्शन हो रहा है, आई मीन हीट सप्लाई कर रहे हो, वो कितने टेम्परेचर 400 केल्विन सिंक टेम्परेचर है। द अमाउंट ऑफ आपकी एंट्रोपी जनरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस वुड बी। अब ये बताइए यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन की जब बात करने जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंट्रैक्शन, ठीक है जी। अब आप यहाँ से ये देखो 1600 किलो जूल की जो हीट है वो रिलीज हो रही है 800 केल्विन से, इसके लिए माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो माइनस में 1600 डिवाइड बाई 800। अब ये बताओ 1600 जो सप्लाई हो रही है सिंक पे, तो इसके लिए प्लस में आ जाएगी, तो यहाँ से 1600 डिवाइडेड बाई 400, तो ये वैल्यू -2, ये वैल्यू +4, दैट इज इक्वल टू +2। आप यहाँ से +2 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो एंट्रोपी जनरेशन जो होती है ना, एंट्रोपी की जनरेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और एंट्रोपी जनरेशन आपका पाथ फंक्शन है, ठीक है जी। तो एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ऑप्शन में निगेटिव दिया भी रहता है तो आप यहाँ से सतर्क हो जाओगे, दोनों को आप घटा के देख लोगे, जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ रही होगी वो रिजल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ये याद रखना है कि एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव में आती है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को, एंट्रोपी जनरेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। An electric motor of 5 किलोवाट is subjected to a braking test for 1 hour। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो ब्रेकिंग टेस्ट के लिए रखा जाता है, 1 घंटे तक उसको चलाया जाता है। तो वहाँ से आपको पता है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पे इन्होंने अगला क्या बोल रखा है, हाँ, द हीट जनरेटेड बाई द फ्रिक्शनल फोर्स इन द प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने बोल रखा है कि आपने इलेक्ट्रिक मोटर ले रखा है और उस मोटर की जो पावर कैपेसिटी है वो 5 किलोवाट है, ठीक है, और इसको चलाया जा रहा है, कितने टेस्ट किया जा रहा है, 1 घंटे तक। और जब 1 घंटे तक आप टेस्ट कराओगे तो आपको पता है कि जो पावर होती है, पावर की जब आप यूनिट की बात करने जाते हो, हाँ जी, जब पावर की बात करने जाते हो तो कहते हो वर्क पर टाइम की बात करते हो, मतलब इसलिए वॉट की डिग्री आती, वॉट की आती है, या फिर आप एनर्जी सप्लाई पर टाइम की बात करते हो। अब यहाँ से एनर्जी सप्लाई आपको निकालना है, तो पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी सप्लाई मिलेगी। मतलब इन्होंने बोल रखा है कि 5 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है, कितने देर चलती है, 1 घंटे, तो उसको MKS यूनिट में सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 आ जाएगा। मतलब इतना अमाउंट ऑफ किलो जूल में हीट की सप्लाई हो रही होगी 1 घंटे में। तो और ये जो इस हीट को आप रिजेक्ट कहाँ करा रहे हो, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करा रहे हो, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको रिजेक्ट करा रहे हो। तो आपको पता है इसमें पूछ रखा है एंट्रोपी में चेंज कितनी आएगी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू ΔQ/T। यहाँ से आपको पावर वाले टर्म से आपको मिल गया हीट सप्लाई, टेम्परेचर आपको पता है 20 डिग्री। अब 20 को आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो 273 के साथ ऐड करोगे तो 293 केल्विन आ जाएगा। तो आप इसको करके देख लो, 5 × 3600 ये है, डिवाइड बाई 293, तो आपको ये रिजल्ट जो मिल रहा है दिस इज 61, ये 61 आपको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ पे कर लोगे। क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लग रहा है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बस यही बोला गया है कि जब आप टेस्टिंग करा रहे हो, फ्रिक्शनल टेस्ट कराओगे तो यहाँ से कुछ हीट रिलीज होगा, और वो जो हीट रिलीज हो रहा है मतलब 1 घंटे तक आपने टेस्ट कराया, उसकी पावर कितनी है, तो उसको 1 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। और इसको रिलीज करा रहे हो टेम्परेचर 20 डिग्री पे, तो चेंज इन एंट्रोपी आप निकालते हो तो ΔQ डिवाइड बाई T करते हो। बस इसको आपको 20 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है द चेंज इन एंट्रोपी जीरो ड्यूरिंग। एंट्रोपी अगर आपका जीरो होगा जब एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए ये अगर आपका TS डायग्राम है और TS डायग्राम पे अब आप आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन अगर करने जाओगे, ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू सेम आएगी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू 0 आएगी। तो आपको ये देखना है जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो यहाँ पे आपकी जो
किसी भी तरीके की हीट इंटरेक्शन नहीं हो रही होती है, लाइक अगर आप ऐसे भी देख सकते हो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। अब एंट्रोपी अगर ये सिस्टम एडियाबैटिक है मतलब चेंज इन हीट जीरो होगा, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी आपकी जीरो आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है एन आइडियल गैस ऑफ मास m टेम्परेचर T1 इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल। देखिए जब आइसोथर्मल प्रोसेस करें मतलब टेम्परेचर जो होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर P1 एंड फाइनल प्रेशर P2। द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस Q इज हीट लॉस इज Q, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस इक्वल टू व्हाट। देखिए आपके पास TDS इक्वेशन है, TDS इक्वेशन 1, TDS इक्वल टू du प्लस PdB। ठीक है, जब इसके इंटीग्रल फॉर्म को आप देखने जाते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू आती है, फार्मूला आता है, वो आता है Cp ln हियर mCp ln T2 बाई T1 माइनस mR ln P2 बाई P1। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है। और आप ये जानते हो कि यहाँ पे इन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है कि मतलब टेम्परेचर में जो चेंज है वो जीरो हो रही है। अब टेम्परेचर में चेंज जीरो है, ये माइनस में वैल्यू आ रही है, तो ये टोटल वैल्यू माइनस mR ln P2 बाई P1। अब ये बताइए इसको माइनस में कहीं दिया हुआ है, नहीं दे रखा है। अब जब माइनस में कोई चीज़ नहीं दे रखा है, इसको अगर आप प्लस करना चाहते हो तो ln के टर्म को अगर उल्टा करके देखोगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, P1 ऊपर चला जाएगा, P2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो कहाँ पे दिया हुआ है, तो mR ln P1 बाई P2 ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में दे रखा है। अगर माइनस में दिया होता तो ये रिजल्ट हो जाता। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोल रखा है, अ हीट इंजन ट्रांसफर 15 किलोवाट ऑफ हीट एट द थर्मल रिजर्वियर एट 300 केल्विन, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वियर इन दिस प्रोसेस इक्वल टू व्हाट। देखिए बोल रखा है अ हीट इंजन, ये एक हीट इंजन है, आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ से हीट की कुछ सप्लाई हुई होगी, यहाँ से वर्क डन मिला हुआ होगा, यहाँ से रिजेक्शन हुआ होगा। तो बोल रखा है कि अ हीट इंजन ट्रांसफर 15 किलोवाट ऑफ हीट टू अ थर्मल रिजर्वियर एट 300 केल्विन। इन्होंने बोला कि ये जो रिजेक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली ये दे रखा है 15 किलो जूल ऑफ रिजेक्शन है, और कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर। देन चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वियर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, अब ये जब हीट जो है इसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है 50 किलो जूल ऑफ हीट टू द रिजर्वियर इतना। अब इस रिजर्वियर के लिए तो इन्होंने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वियर की बात कर रखा है, तो इस रिजर्वियर के लिए ये जो हीट ट्रांसफ़र इसमें किया जा रहा है ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब ये जो हीट है इसके लिए सप्लाई में आएगा, और जो सप्लाई जो होती है हीट सप्लाई पॉजिटिव आती है, तो चेंज इन एंट्रोपी डेल क्यू डिवाइड बाई टी, हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव कितना है 15, और उसके बाद टेम्परेचर में जो है आपका 300। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो 15 को अगर आप जूल में कन्वर्ट करने जाओ तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3, 5, 50 आपको मिल जाएगी, और 50 जो होगा वो पॉजिटिव में, देखो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया हुआ है। आपको ये देखना है हीट सप्लाई टू द सिस्टम है और हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम है। अगर हीट सप्लाई टू द सिस्टम हो रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम होगा तो वैल्यू निगेटिव में आएगी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने, इफ T refers to the temperature, S refers to the heat, then the process state 1 to 2 heat transfer in the reservoir equal to what। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, T refers to temperature, S refers to heat। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी की जब बात करने जाते हो आप, तो अगला दिन प्रोसेस 1 to 2 हीट ट्रांसफर इन द रिजर्वियर प्रोसेस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जी, आपके पास चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है। ठीक है, अब आप चेंज इन हीट को किसी नाम से भी दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास में टेम्परेचर है, ठीक है, और ये जो एंट्रोपी में चेंज कितना आ रहा होगा, फाइनल टू माइनस इनिशियल, S2 माइनस S1। तो आपके पास देख लो जो टेम्परेचर आपका T0 है, तो S2 माइनस S1 कहाँ पे है, S2 माइनस S1, आपकी ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए आप जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो तो कहते हो इट इज़ द क्वालिटेटिव लॉ, इट इज़ द डायरेक्शनल लॉ, इट इज़ द लॉ योर क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है,
और यहाँ से आप एंट्रोपी को जब डिफाइन करने जाते हो तो कहते हो कि किसी भी सिस्टम की जब एंट्रोपी होती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब वो कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल होता है। अगर रिवर्सिबल होगा तो जीरो हो जाएगी, और जब इरिवर्सिबल होने का मतलब होता है कि वो अपनी ओरिजिनल प्रोसेस को अचीव नहीं कर पाता है विदाउट लॉसिंग सम एनर्जी। तो यहाँ से जब एनर्जी लॉस करा रहा होता है तो मतलब एनर्जी में डिग्रेडेशन आता है, और जब एनर्जी में डिग्रेडेशन आता है तो उसी की वजह से एंट्रोपी में इंक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस। देखिए, चेंज इन एंट्रोपी, हीट इज एब्जॉर्ब, अगर एब्जॉर्ब किया जाएगा तो पॉजिटिव आएगी यहाँ पे, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो, आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। अगर हीट सप्लाई पॉजिटिव है तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू अ परफेक्ट गैस विल आल्सो बी ट्रू इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, जब आप टीडीएस इक्वेशन की बात करते हो, डेल टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, या फिर टी डी एस इक्वल टू डी एच माइनस बी डी पी, तो ये दोनों इक्वेशन आप समझ रहे हो, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन। सो जब प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोसेस, वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आप डेल टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी जो है आपका इक्वेशन, या फिर ये दूसरा वाला इक्वेशन, ये दोनों एप्लीकेबल होंगे इन द केस ऑफ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टीयरिंग वर्क सप्लाई टू अ लिक्विड इज इंसुलेटिंग चैम्बर इंक्रीज इन द इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इनवर्स विल बी। देखिए, एंट्रोपी में चेंज जो आ रहा होगा, इंसुलेटिंग चैम्बर है, मतलब इंसुलेटिंग चैम्बर आप समझ रहे हो, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है T1 से लेकर के टेम्परेचर 10 T2 आ रहा है, तो इसमें बोल रखा है इन्वर्स में जो एंट्रोपी में चेंज आएगी कितनी आएगी, तो डी एस इक्वल टू क्या करते हो, सी बी या सी पी एल एन, ये और टी फाइनल डिवाइड बाई टी इनिशियल। अब भाई आगे की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो यही आपका रिजल्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लो सी पी एल एन टी फाइनल डिवाइड बाई टी इनिशियल, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस as it's melts into liquid at 27 डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इज इतना। एंट्रोपी चेंज, आपको बस इतना पता है कि एंट्रोपी चेंज जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इज हीट इंट्रैक्शन डिवाइड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट इज गोइंग टू बी इंट्रैक्ट। तो यहाँ से अब ये हीट आपका सेंसिबल हीट हो या लेटेंट हीट हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बस हीट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे लेटेंट हीट के टर्म में अगर कोई वैल्यू दे रखा है, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो रिजल्ट आएगा। मतलब लेटेंट हीट जो आपका दिया है वो 400 केल्विन में, टेम्परेचर आपका दिया है 27 डिग्री, मतलब 27 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो ये आपका 300 केल्विन आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लो तो ये आपको 1.33 के अप्रॉक्स आपकी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 1.33 रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। ये आपका, इसमें 2-3 रिजर्वियर इन्वॉल्व हैं। अ हीट इंजन रिसीव हाफ इट्स हीट सप्लाई एट 1000 केल्विन एंड रिमेनिंग हाफ एट 500 केल्विन। हीट इज रिजेक्टेड टू अ सिंक एट 300 केल्विन, द मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन विल बी व्हाट। देखो, इन्होंने क्या बोल रखा है, एक हीट इंजन है जो कि आधा जो हीट की सप्लाई ले रहा है, ये आपका जो Q1 ले रहा है, मतलब हाफ जो हीट की सप्लाई ले रहा है वो आपका 100 से, और जो आधा ले रहा है वो आपका यहाँ से ले रहा है। ठीक है जी, ये आपका Q1 जो Q हीट सप्लाई है आपके, ये हाफ यहाँ से दोनों जगह से ले रहा है। ठीक है, और जो रिलीज कर रहा है वो किस टेम्परेचर पे कर रहा है, 300 केल्विन पे कर रहा है। ठीक है जी, 300 केल्विन पे कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी, आप जानते हो क्लॉसियस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कराने के लिए आप क्या करते हो, Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2, मतलब ये हीट सप्लाई है, माइनस Q3 डिवाइड बाई T3 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, अगर आपका Q1 इक्वल टू Q है,
Q2 इक्वल टू Q है एंड Q3 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकालने जाओगे तो Q बाई 1000, Q बाई 500, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो Q3 आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज डिवाइड बाई 300 केल्विन इक्वल टू 0। अब ये आपके पास, इसको ऐसे भी आप करके इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, तो यहाँ से ये दो 3 Q बाई 1000 दैट इज इक्वल टू Q3 बाई 300। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो Q की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप 9, यहाँ से 10 चला जाएगा, 10 बाई 9 ऑफ Q3। अब ये आपके पास इतना निकल के आ रहा है, लेकिन आप जानते हो कि ये जो हीट सप्लाई हो रही है Q1 इक्वल टू Q, ये हाफ अमाउंट में आ रही है, तो आधा आधा हीट की सप्लाई हो रही है। अगर टोटल इसकी हीट की सप्लाई की बात करने जाओगे तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 10 बाई 20 Q3, ठीक है, ये आपके पास हीट्स की सप्लाई हो रही है। तो यहाँ से आप इफिशियंसी निकालने जाओगे तो 1 माइनस Q रिजेक्शन डिवाइड बाई Q सप्लाई, तो Q रिजेक्शन आपके पास Q3 है डिवाइड बाई Q सप्लाई, 1 माइनस रिजेक्शन बाई सप्लाई, आपका यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ से जब आप रिजेक्शन दिस इज सॉरी यहाँ से आप करोगे तो Q3 बाई Q की बात करने जाओगे तो 9 बाई 20, इसलिए 20 क्योंकि आप डिवाइड बाई 2 आधा आधा आप ले रहे हो हीट की सप्लाई, तो यहाँ से 9 बाई 20 अगर आप करके देखेंगे तब आपको रिजल्ट दिखेगा, ये 45 आएगी, तो 1 माइनस तो 55% इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो इफिशियंसी आपकी 55% आएगी। या फिर आप डायरेक्टली इसको करके देखने जाओगे तो यहाँ से आप देखोगे तो Q1 है दिस इज Q बाई 2, Q2 इक्वल टू Q बाई 2, यहाँ से भी आप करके देखोगे तो टोटल अमाउंट आप जो दोनों को ऐड करके देखते हो तो Q हीट सप्लाई हो रही होती है, ठीक है जी। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो Q बाई 2000 आ जाएगा, यहाँ से Q बाई 1000 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका Q बाई 300 आ जाएगा। यहाँ से भी आप करो तो 2 3 3 Q बाई हियर 20 दैट इज इक्वल टू Q बाई 3, यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये सप्लाई है, ये रिजेक्शन है, तो Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई अगर आप करोगे तो 9 बाई 20 आ जाएगी, यहाँ से भी 9 बाई 20 जब आएगी तो इफ़िशियंसी 1 माइनस 9 बाई 20 आप करोगे तो 55% यहाँ से इफ़िशियंसी दिखेगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सिस्टम ऑफ 100 kg mass undergoing a process in which its specific entropy increase from 0.3 to 0.4। देखिए S1 जो है आपका 0.3 है, ये कौन सी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है। अगर आप टोटल S1 की बात करने जाओगे तो इसको मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एंट्रोपी आएगी, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 आ जाएगी। तो इसी तरीके से S2 जो आएगा 0.4 है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 40। इसमें चेंज कितनी आ रही है, तो S2 माइनस S1 की जब बात करोगे तो इसकी जो चेंज आएगी वो 10 किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा, ठीक है जी, ये पहला बात है। एट द सेम टाइम द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज, इसमें 80 से 75 तक डिक्रीज देखने को मिला है, मतलब ये आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, और जो डिक्रीज देखने को मिलता है सराउंडिंग में वो आपकी कितने से 80 से 75 जा रही, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 80 जो आपने दिखा, ठीक है, माइनस 75, लेकिन ये डिक्रीज की बात कर रहा है तो मतलब माइनस में 5 आ रहा है किलो जूल पर केजी, या फाइनल माइनस इनिशियल आप कर दो, ऐसे आप 75 माइनस 80 करोगे तो भी आपको ये दिखेगा। तो आप ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग का आप टोटल एंट्रोपी निकालने जाओगे तो सिस्टम का 10 है, सराउंडिंग का 5 है, तो टोटल जो वैल्यू आपकी 5 आएगी। और आपको पता है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आपकी इरिवर्सिबल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो यहाँ पे इरिवर्सिबल डिवाइस हो जाएगा आंसर, क्योंकि जब एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव मतलब इरिवर्सिबल, इक्वल टू 0 मतलब रिवर्सिबल, लेस देन 0 जब होगा वो आपका इरिवर्सिबल, सॉरी दैट इज इम्पॉसिबल डिवाइसेस, ठीक है। लास्ट पोर्शन है इसका, इसमें देखते हैं द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टी एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ये आपका किलो जूल होता है और ये आपका केल्विन है, ठीक है, या फिर जूल पर केल्विन कर लो, ठीक है जी।
अगर स्पेसिफिक टर्म में दे रखा है तो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। आप देख लो किस में दे रखा है, स्पेसिफिक टर्म की अगर बात करोगे तो जूल पर केजी केल्विन। क्लॉसियस इनइक्वालिटी स्टेट दैट, देखिए इसको बार बार अपन कर चुके हैं, डेल क्यू बाई टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। अगर लेस देन जीरो है तो पॉसिबल, इक्वल टू जीरो है तो रिवर्सिबल, ग्रेटर देन जीरो है तो इम्पॉसिबल। अगला, द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज, देखिए मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, इरिवर्सिबिलिटी जरूर आएगी। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, मतलब जैसे टायर बस्ट हुआ तो इरिवर्सिबिलिटी आएगी। हीट ट्रांसफर विद अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इरिवर्सिबिलिटी आएगी। मतलब तीनों में इरिवर्सिबिलिटी आ रही तो आंसर जो आपका होगा वो 4 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, सारी प्रोसेस देख लिया आपने। टॉपिक अभी तक जो कवर किया है आपने, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड फाइनली हमने डिस्कस कर लिया है एंट्रोपी प्रिंसिपल। और जो क्वेश्चंस एंट्रोपी पे बेस आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आप आगे जुड़े रहिए, आगे आपको और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी एंड नेक्स्ट वन प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।